तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 6.8 जो कि कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। जो फाइनल कंक्लूजन है वो तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी है। कहता है फॉर सिंप्लिसिटी वी डेमोन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, सपोज दैट अ बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स अंडर द एक्शन ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स एफ, then from the work energy theorem we have delta k is equal to fx delta x। f के बाद जो ब्रैकेट में x लिखा है ना, f के बाद जो ब्रैकेट में x लिखा है वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। उसका केवल ये मतलब है कि फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x। तो वो ये कह रहा है कि हम लोग ये जानते तो हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सिर्फ इस समय एक ही फोर्स है और वो है f। हाँ, उसको हम कभी कभी ऐसा लिख लेते हैं, और ये f into x नहीं है। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये वर्क डन हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा के। हम ये जानते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के, पर इस समय वो कह रहा है कि मान लीजिए बॉडी पे एक ही फोर्स काम कर रहा है बस, और ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव देन द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड सच दैट, पोटेंशियल एनर्जी को हमारे पास बताने का एक तरीका और ये है कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, negative of the work done is equal to delta potential energy, negative of the work done by conservative force is equal to delta PE। और अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगर ऐड कर दूं, एनसीईआरटी ने इसे V कहा है, मैं इसे U कह रहा हूं, और तो फिर चलिए PE लिखा है, डेल्टा इसको एनसीईआरटी ने डेल्टा K लिखा है, और डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी को बस डेल्टा U लिखा है। जो डेल्टा K है इसको बस डेल्टा K बोला। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा पी। ये which means that k plus v, the sum of kinetic energy and potential energy of the body is constant। मतलब डेल्टा के जो है ना, डेल्टा के इसका मतलब मालूम है क्या है? इसको हम आगे ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा के का मतलब होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल, और डेल्टा पी का मतलब होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो ये मैं माइनस वाले सारे टर्म इधर ले आता हूँ, तो के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस पी फाइनल। ये हो गया। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, पर उसका मतलब यही है कि अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स बॉडी पे काम कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स बॉडी पे काम कर रहा है, खाली सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स ही है, तो अगेन आप इस डेरिवेशन के स्टेप्स पे मत जाएं, आप इन पे न जाएं। हाँ, अपने आप में वो रिवाइज करना एक अच्छी बात है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस डेल्टा के ही होता है, और नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा पी होता है। ये स्टेटमेंट अपने आप को इंडिपेंडेंटली आपको पता होना चाहिए, पर हमारे को इस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी ने दिया है, पर इस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। हम एक बार फिर रिपीट करूंगा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस डेल्टा के ही होता है, ये हमें पता होना चाहिए, और नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस डेल्टा पी होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है। अब ये इक्वेशन हमारे पास बहुत ही ज्यादा काम की है, और हमें इसके डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि डेल्टा के प्लस डेल्टा पी, चेंज इन के प्लस चेंज इन पी का सम जीरो है ना। कब? जब बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है। उसको फैला दें तो ऐसा आएगा कि इनिशियल के प्लस पी और फाइनल के प्लस फाइनल पी, इनिशियल के प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम सेम बना रहता है हमेशा। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसको हम अलग से हेडिंग दे देते हैं अब। हालांकि आर्टिकल 6.8 में तो हेडिंग थी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पहले एक बार जरा मैं पढ़ भी लूं। कहता है which means that k plus v, the sum of kinetic energy and potential energy of body is constant over the whole path। किसी भी रास्ते पे ले जाइए। और फाइनली इक्वेशन 6.11 में उसने लिखा भी है, पर ये ज्यादा यूजफुल, ये ज्यादा आसानी से याद रहने वाला तरीका है। अभी लिखवा देता हूँ आपको। क्वांटिटी k plus vx is called the total mechanical energy of the system। तो बस अब तो आप हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
अलग से लिख दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी। P प्लस के जो है ये मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। बाकी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती हैं, पर हम अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी से मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी और जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है वो लाइन लिख दीजिए। टोटल एनर्जी मींस मैकेनिकल एनर्जी प्लस ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी प्लस ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एटसेट्रा। तो टोटल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी में फर्क है, और ये हमें थोड़ा थोड़ा, ये एग्जाम ओरिएंटेड बात है, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड बात है। न्यूमेरिकल में आपको ये समझना पड़ेगा कि वो टोटल एनर्जी की बात कर रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है। हम लोगों को तो सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी से ही मतलब होना चाहिए, क्योंकि हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी तो हम अभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इतना सब कुछ तो पढ़ भी नहीं सकते। इसका मतलब अगर वो बोलना भूल भी गया है ना कभी, तो उसका मतलब शायद मैकेनिकल एनर्जी से ही है। हमें ये डाउट आता जरूर है, पर ये बात भी तय है कि हमसे बाकी एनर्जी के बारे में वो उसको बात करने का कोई हक है भी नहीं। इतना इनह्यूमन कोई नहीं हो सकता कि आपसे बाकी सारी एनर्जीज की भी बात करे। आपसे सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात ही कायदे से करनी चाहिए किसी सेंसेबल आदमी को। इसलिए आपसे मैकेनिकल एनर्जी के अलावा किसी एनर्जी का सवाल नहीं पूछा जा सकता। तो आप ज्यादा डाउट में कभी आए ही नहीं। आप ओवर थिंक करेंगे तो आपको लगेगा कि और भी एनर्जी की बात कर रहे हैं। आप अगर ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं टोटल एनर्जी की बात कर रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी की, बट एसेंशियली आपसे किसी भी और एनर्जी की बात कोई कैसे कर सकता है। आपको तो अभी मैकेनिकल एनर्जी भी ढंग से नहीं आती, तो दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को एक बार बोल जरूर लीजिए। आपके यहाँ टोटल एनर्जी में बाकी एनर्जी भी होती है, पर आपकी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि आपसे बाकी एनर्जीज के बारे में भी पूछा जाए। हाँ, कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए बोलता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल वर्ड भी आ गया और मैकेनिकल भी आ गया। वो कुछ भी नाम पुकारे, 99.9% न्यूमेरिकल्स में उसे सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को के बारे में ही आपसे कुछ पूछने का हक है। ऐसा अलग से लिख दीजिए कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑल्सो मीन्स सम ऑफ P प्लस के। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का भी केवल यही मतलब P प्लस के। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का भी केवल यही मतलब है P प्लस के। तो आप ज्यादा ओवरथिंक मत करिएगा कि ये टोटल एनर्जी की बात कर रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है। इसी में हम कभी कभी सवाल पढ़ के ढंग से हमें जवाब मिलता नहीं है और हम इरिटेट हो जाते हैं और फिर आगे पढ़ना छोड़ देते हैं। बस वो नहीं करना है आपको। फिर से दोबारा लिख दीजिए कि वेरेवर स्टक, जब भी आप कहीं भी अटके, ये महामंत्र है सिंपल सा, वेरेवर स्टक मेक सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस। मेक सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस। अपने आप को बोलिए कि हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी तो हमें फिजिक्स का प भी पूरी तरह से नहीं आता है, तो हमसे कोई रियल वर्ल्ड के सिचुएशंस नहीं सॉल्व कराई जाएंगी। आपको अचानक कभी कभी लगने लगता है कि आप तो साइंटिस्ट हो गए हो और आप तो किसी भी चीज पे अचानक अड़ जाते हो। मेक सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस, मेक सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस। और बेसिक बात यह है कि जिन चीजों को आप जिनकी आपको थॉट आ तो रहा है कि यार और भी तो एनर्जी होती है, पर जिनके बारे में कोई मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है उनको जीरो मानना चाहिए। लिख दीजिए डैश करके फिर से कि all those quantities which have not been defined mathematically, मतलब जिनकी की मैथमेटिकल वैल्यू आपको नहीं पता है, ब्रैकेट में लिख दीजिए whose quantity is not known, whose quantity has not been given in question, all those quantities जिनकी वैल्यू न्यूमेरिकल में अलग से नहीं बताई गई है, should be assumed to be zero। जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि नहीं, जिनके बारे में कुछ वैल्यू बताई गई है, उसे आपको जीरो मानना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि सब एक
ग्लास है, ग्लास में पानी है और इसको हम बाल्टी में डाल रहे हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि ग्लास में से जो पानी, ग्लास में जो पानी था और जो बाल्टी में पानी है, अब इनके वॉल्यूम्स में क्या रेशियो क्या है? या सारा पानी, अपन तो यही बोलेंगे कि जितना मास वाटर का ग्लास में था उतना ही मास वाटर का बाल्टी में है, या जितनी वॉल्यूम पानी की ग्लास में थी उतना ही पानी की वॉल्यूम बाल्टी में है। पर अगर बहुत ही डीप थिंकर कोई आ जाए तो वो बोलेगा साहब पानी की 2-4-5 बूंदें तो ग्लास में चिपक गई, सारा पानी तो नहीं आया, झटक झटक के मर गए तो भी सारा पानी नहीं आया। बात तो सही है, पर इतनी रियल सिचुएशंस आपको सॉल्व नहीं करनी है। बात तो आपकी सही है, पर अगर जब तक वो ये ना बताए कि 1 मिलीग्राम पानी ग्लास में चिपक गया है, बाकी सारा बाल्टी में आ गया है, तब तक आपको यही मानना पड़ेगा कि जितना पानी ग्लास में चिपक गया है वो जीरो है। जिसकी की मैथमेटिकल वैल्यू नहीं दी है उसको आपको जीरो मानना है। इसीलिए जब भी वो आपसे मैकेनिकल एनर्जी की बात करेगा ना, जब भी वो मैकेनिकल एनर्जी की बात करेगा तब तो आपको खैर डाउट ही नहीं है कि P + KE की बात कर रहा है, पर कभी टोटल एनर्जी की बात करेगा तो टोटल एनर्जी भी बोलेगा ना, और अगर उसने और एनर्जीज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है तो फिर उसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी से ही है। ऐसा भी अलग से लगा दीजिए, 1 स्टार 2 स्टार लगा दीजिए। If the question talks about total energy, क्वेश्चन टोटल एनर्जी की बात करता है, and there is no mathematical information about other energies, and there is no mathematical information about the value of other energies. दूसरी एनर्जीज की वैल्यू के बारे में अगर कोई जानकारी नहीं है, there is no mathematical information about the value of other energies, then we should assume the other energies to be zero. हमें अदर एनर्जीज को जीरो मान लेना चाहिए, और उसने शायद P और KE की बात की होगी। खैर उसमें हमेशा आपको यही मान लेना चाहिए, हेयर टोटल एनर्जी मींस टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इस बात को सदा ही ध्यान रखना है कि मेक सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस, जिनके बारे में कोई वैल्यू नहीं दी गई है उन्हें जीरो मानो। आप ज्यादा एकदम परफेक्शनिस्ट मत बनो, परफेक्शनिस्ट मत बनो, और मत जाओ कि नहीं वहां तो 2-4 बूंदे पानी की ग्लास में चिपक भी जाएंगी। आपको ये सिंप्लीफाइंग अजम्पशन में मानना ही पड़ेगा कि जितना पानी था उसमें पूरा इसमें आ गया है। रियल सिचुएशंस पे नहीं जाना है आपको, तो फिर फिजिक्स स्कोरिंग हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस में आ जाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी बॉडी पे मैं मेरे आपको हेडिंग दे रहा हूँ, मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो उसमें मैंने बताया कि मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या फर्क है। तो बस आप लिख दीजिए, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, if only conservative forces act on a body, then at every instant total mechanical energy is conserved, total mechanical energy remains same। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही हैं तो बस फिर तो एनर्जी कंजर्व्ड है, फिर तो एनर्जी कहीं जाएगी नहीं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, फिर तो एनर्जी हमारे पास सुरक्षित है। हिंदी में इसको बोलते हैं संरक्षित, फिर तो एनर्जी सुरक्षित है, कहीं और तो गई नहीं है। तो ऐसे में बस आपको यही बोलना है बेसिकली कि P initial plus K initial is equal to P final plus K final, और इस स्टेटमेंट पे आप 5 स्टार 2 बार दे दीजिए। 5 ही स्टार मैं वैसे देता हूँ, 5 से ज्यादा नहीं देता हूँ, पर ये इतना ज्यादा आप यूज करेंगे कि 2 अलग-अलग बार आप इसे 5 स्टार दे दीजिए। बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बार हमने पढ़ा था, और आज पढ़ रहे हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें फिलहाल हमारा ये इम्प्लाइड मीनिंग है कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की ही बात कर रहे हैं बस। तो अगर बॉडी पे किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम करता हो तो आप कभी भी किन्हीं भी 2 पोजीशंस में उसकी जर्नी मान लीजिए ऐसी भी है तो भी आप यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ P + K इज़ यहाँ P + K, या यहाँ P + K इज़ यहाँ P + K। बहुत ही मैजिकल लॉ है ये इसलिए मैजिकल है क्योंकि इसमें आपको रास्ते से मतलब नहीं होता, ना पाथ से मतलब होता है, ना उस पाथ पर कौन सा फोर्स पार्टिकल को यहाँ ले गया उससे भी मतलब नहीं होता। ऐसा साफ साफ लिख सकते हैं, दिस इज मैजिकल, दिस इज मैजिकल।
ये वाकई न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है। दिस इज अ मैजिकल टूल फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है, बिकॉज here we don't have to, we need not have any information about the forces. हमें अब फोर्स के बारे में जानकारी नहीं भी हो तो भी चलेगा, और द पाथ फॉलोड। ना तो फोर्स से मतलब है ना पाथ फॉरवर्ड से मतलब है। और कारण बेसिकली ये है कि आप ना इस समय स्केलर क्वांटिटीज से डील कर रहे हैं। स्केलर से डील करना आसान होता है, वेक्टर से डील करना कठिन होता है। फोर्स की बातें नहीं हम करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर है और काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर है। तो इसका न्यूमेरिकल्स में बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन हम देखेंगे। हर कभी भी हम बस बोलेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, तब हमारा मतलब होगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। शर्त केवल एक है, बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम करना चाहिए, जैसे कि ग्रेविटी। यही बात वो आगे करेगा। चलिए पढ़ते हैं। क्वांटिटी k प्लस वी एक्स, मैं इक्वेशन 6.11 की बात पढ़ रहा हूँ। तो क्वांटिटी k प्लस वी एक्स को हम खाली v पढ़ेंगे। वी एक्स, ये v से इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x। वी एक्स से उसका ये मतलब है, v इंटू एक्स नहीं। The quantity k plus Vx is called the total mechanical energy of the system. If the individually the kinetic energy and the potential energy may vary from point to point, but the sum is a constant. यहाँ से अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा ना, तो ऊपर उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी, उसमें काइनेटिक नहीं है अभी मेरे छोड़ने के पहले, और जब छोड़ दूंगा ना ग्रेविटी के कारण, जब नीचे जाएगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। तो बस एक लाइन ये लिख दीजिए कि इंडिविजुअली, हम इस पे स्टार नहीं लगा रहे हैं, इंडिविजुअली पीई and individually KE is not conserved, may not be conserved. खाली PE, खाली potential energy या खाली kinetic energy may not be conserved, but their sum will always be a constant. The sum will always be a constant. The aptness of the term conservative force is now clear. Conservative force अगर है बॉडी पे तो ही उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। ऐसा भी लिख दीजिए अलग से कि ओनली व्हेन कॉमा, और फिर से ओनली लिखिए, ओनली व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी। जब बॉडी पे केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, इज द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। जब कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, केवल तभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। जब कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, केवल तभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। एनर्जी कंजर्व्ड है, इसलिए इस फोर्स का नाम कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर वो पहला डॉट लगा के देखते हैं क्या कह रहा है। लेट अस कंसीडर सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये मैं आपको लिखवा चुका हूं। अ फोर्स Fx is conservative if it can be derived from a scalar quantity. The relation given by this much of the three dimensional, ये सब छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। उसने बोल ही दिया आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस बुक, मतलब हाँ हमें नहीं करना है। फिर दूसरा स्टार लगा के कह रहा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड पॉइंट्स। दिस कैन बी सीन फ्रॉम द रिलेशन। ये मैं आपको सब लिखवा चुका हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स का द्वारा जो वर्क होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अगला जो डॉट लगा के उसने लिखा है कि द थर्ड डेफिनेशन स्टेट्स दैट वर्क डन बाय दिस फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। Thus the principle of conservation of total mechanical energy can be stated as, अब वो बोल्ड लेटर्स में लिख रहा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव। ये बात भी हम साफ साफ लिख चुके हैं कि अगर एक बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक या दो या उससे भी ज्यादा, अगर एक बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। ये हम अच्छे से लिख चुके हैं। अब इसकी इलस्ट्रेशन दे रहा है जो बड़ी आसानी से हमें समझ में आएगी और आपने 9th क्लास में पढ़ी भी हुई है कि the above discussion can be made more concrete by considering the example of gravitational force once again and that of a spring force in the next section. स्प्रिंग फोर्स की बात बाद में करेंगे, अभी तो जाने पहचाने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट को मैंने हाइट से टपकाया, शायद यही बात वो आपसे कर रहा है। फिगर 6.5 depicts a ball of mass m being dropped from a cliff of height h। चलिए हम इसे लिखते हैं, क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए। क्वेश्चन लिख दीजिए कि a body is dropped from a height h, a body of mass m is dropped from a height h. Discuss its mechanical energy conservation.
discuss its mechanical energy conservation. ये टोटल, ये पोटेंशियल एनर्जी को EH से कह रहा है, फिर एक E छोटा h कह रहा है। ये हम मान लेते हैं, मैं तो आपको ये लिखवा देता हूँ, ये केस A लिखवा रहा हूँ, केस A ये ग्राउंड है और ये हाइट h, ये टॉप है और ये बॉटम है, ग्राउंड है, ग्राउंड ही बोल देता हूँ। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है जर्नी का, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है जहां से हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है। चलिए इसे मैं A और इसे B और इसे G कह भी देता हूँ। B कोई जनरल पॉइंट है, B के बारे में बात थोड़ी देर बाद करेंगे। चलिए अभी लिख दीजिए कि लेट A be the topmost point from where the object has been released with initial velocity 0. A topmost point है जहां से हम ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं और तब जबकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। And B is a point in its journey. इसकी जर्नी में एक B पॉइंट है, H height H below the topmost point, ये, और G जो है ऑफ कोर्स वो ग्राउंड है, G ग्राउंड। तो मैं टॉपमोस्ट पॉइंट पे पहले आपसे बात करता हूँ कि यहाँ P कितनी है और KE कितनी है और P प्लस KE का सम कितना है। तो टॉपमोस्ट पॉइंट पे KE एट टॉपमोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं अभी यहाँ से रिलीज करने वाला हूँ। मैं नीचे से जमीन से लेके ऊपर तो आया था, अभी मैं पकड़ के रखा हुआ हूँ, छोड़ने वाला हूँ। तो हाईएस्ट पॉइंट पे KE तो 0 है और पोटेंशियल एनर्जी mgh है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की जमीन से हाइट h होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, और टोटल एनर्जी, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो mgh, वो P प्लस KE है, और पोटेंशियल एनर्जी तो है यहाँ पर। जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन से हाइट h पे होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, और जब ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी 0 हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। यहाँ पे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh है, ये हमने चेक कर लिया। अब चलो पॉइंट B पे चेक करते हैं, पॉइंट B पे चेक करते हैं। पॉइंट B पे हम पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं और पॉइंट B पे काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो केस B लिख दीजिए, एट पॉइंट B, केस B लिख दीजिए। अगेन इसका जो प्रूफ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए प्रूफ तो लेते हैं। पॉइंट B पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mg और h माइनस h, ये जो वाइट है ना वो इतनी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें ये हमेशा हाइट अबव द ग्राउंड देखनी पड़ती है, उस बात पे जरा 4 स्टार लगा दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द हाइट अबव द ग्राउंड। आप जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी की, उस समय उसकी जमीन से हाइट क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डेफिनेटली mgh है, पर अब जो हाइट है वो आपको लेनी है जो जमीन से हाइट है, वो mg इंटू h माइनस h है। ठीक है, जमीन से जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है, जमीन से जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके बाद हम पॉइंट B पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी देखना चाहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी देखने के लिए मैं पहले पॉइंट B पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल लूं। ऐसे अलग से हेडिंग से सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल हेडिंग दे दीजिए, सब हेडिंग दे दीजिए, लिखिए काइनेटिक एनर्जी एट B। B पर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। B पर अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मैं B पे पहले वेलोसिटी निकालूं। तो v स्क्वायर का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर प्लस 2as। मैं इस समय वेलोसिटी एट b की बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू वेलोसिटी एट a स्क्वायर प्लस 2gh। तो वेलोसिटी एट b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, क्योंकि a पे वेलोसिटी 0 है तो b पे जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला है √2gh। b पे जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला है √2gh। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपकी हैबिट में आके बैठ जाता है और बड़ा डेंजरस फॉर्मूला है।
ये बड़ा ही खतरनाक फॉर्मूला है। ये सिर्फ तब वैलिड है, साफ वार्निंग लिख दीजिए कि दिस कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन u इज 0। इस पे वार्निंग पे 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार दे दीजिए। ये आपको और कुछ नहीं सोचता, धीरे धीरे आपको बस ये दिमाग में बैठ जाता है। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला आज भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही आपके मुंह से पहले निकलता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला में आप ये चेक करते ही नहीं कि मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी का है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही करेंगे। इसी तरह से वेलोसिटी का फॉर्मूला हाइट h के टर्म्स में आपके दिमाग में √2gh बैठ जाता है। ध्यान दीजिए, केवल तब वैलिड है जब u 0 है। इसको जितनी बार आप ध्यान दें उतना अच्छा है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला जब जब √2gh बोलें तब जरूर बोलें कि सिर्फ तब वैलिड है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जैसी कि यहाँ पर है। ओके, और दूसरी बात यह है इसमें h इज द हाइट फॉलन, जितनी h बॉडी हाइट ऑलरेडी गिर चुका है, ये यहाँ पे वेलोसिटी डिसाइड करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी एट v हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m और इसका स्क्वायर है 2gh, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो k at d will be mgh। b पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी mgh। अब मैं b पर सारे स्टेप भूल जाता हूँ। अब हम सब भूल जाते हैं, और इन सबको ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए आपको इनके चक्कर में, नहीं तो आप सारा जो वाइटल मोमेंटम है आप में वो खत्म हो जाता है। 5, 10, 15, 20 मिनट में ही हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं फिजिक्स पढ़ने में, क्योंकि हमको सिर्फ ये चाहिए था। इसके डेरिवेशन को आप बार बार ना करें, डेरिवेशन को बार बार ना करें, नहीं तो आपकी प्रोग्रेस बहुत ही कम निकला करेगी। तो बस अब आप क्या करिए, आप तो सिर्फ फाइनल इनको ऐड कर दीजिए। बी पे टोटल में बी पे मेरे को टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है, तो मेरे को पी एट बी करना है प्लस के एट बी करना है। तो बीच के सारे स्टेप्स भूल जाइए, और ये देखिए आएगा mg इंटू h माइनस h प्लस वो वाला mgh। तो ये माइनस h और प्लस h कैंसिल हो जाएगा, और देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी अभी भी mgh है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी अभी भी mgh है। बस टोटल मैकेनिकल एनर्जी अभी भी mgh आ गई है। तो P प्लस के का सम कांस्टेंट है, क्योंकि बॉडी पे सिवाय कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा, और कंजर्वेटिव मतलब फिलहाल ग्रेविटी का, उसके अलावा और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ भी mg इनको कैपिटल H थी, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ भी mgh। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर जगह सेम है। देखिए इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा ना, तो हो जाएगा mg कैपिटल H माइनस mgh प्लस mgh, और ये माइनस mgh और ये माइनस mgh कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी mg कैपिटल H आएगी। इसी तरह फिर से आप लिख दीजिए केस सी। ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बस यूं समझ लीजिए कि कोई ना कोई इस डेरिवेशन को करने से, हाँ ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और हमें बड़ी ही क्लियर होनी चाहिए। तो इस डेरिवेशन के करने से हमें किसी न्यूमेरिकल में थोड़ी बहुत हेल्प तो मिलेगी। अब हम लिख लेते हैं कि डिस्कस द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब अब केस सी है हमारा एट ग्राउंड। टोटल मैकेनिकल एनर्जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ग्राउंड। ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सो जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है तो बस आप सीधे यही बात करिए बस कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था और फाइनली यहाँ। तो अब डेरिवेशन तो किया जा सकता है, चलिए एक बार कर ही लेते हैं। फिर से मुझे ये देखना पड़ेगा, इसमें आग लिखिए नंबर 1 डाल के, P एट ग्राउंड, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें एक बात ये लिख लीजिए, अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, हल्का सा एडिशनल इंफॉर्मेशन तो मुझे देनी ही चाहिए। लिख दीजिए कि
एक्चुअली जो डेल्टा यू होता है, देखिए, when vertical distance between 2 points is small h, थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, when vertical distance between 2 points is x कर दीजिए, चलिए, when vertical distance between 2 points is x, then delta u between those 2 points, then delta u between those 2 points is mgx. अगर ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है और ये x है, तो इनके बीच में जो डेल्टा यू होता है ना, एक्चुअली ये mgx होता है, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल जो होता है वो mgx होता है। यहाँ आपको ये बताना पड़ेगा कि जो फाइनल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट से वर्टिकली x ऊपर है। ऑब्जेक्ट को सपोज मैं a पॉइंट से i पॉइंट से f पॉइंट पे ऊपर ले गया, तो जो डेल्टा u है वो mgx है, u फाइनल माइनस u इनिशियल mgx है, ठीक है। ये एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब क्या होता है कि हम लोग एक कन्वेंशन मान लेते हैं कि जो अर्थ की सरफेस है, जो ग्राउंड है, उस पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो मान लेते हैं। ऐसा एक बात डैश करके लिख दीजिए, कन्वेंशनली द सरफेस ऑफ अर्थ, conventionally the surface of earth can be chosen as reference of zero potential energy. Surface of earth can be chosen as reference of zero potential energy. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे फिलहाल 3 स्टार दे दिए जाएं। अर्थ की सरफेस को हम अपनी मर्जी से जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं, इसलिए अगर मैं इसे अर्थ की सरफेस मान रहा हूं तो मैं u इनिशियल को जीरो डालना चाहता हूं, तो u का फॉर्मूला हो जाएगा mgx, ये है एक्चुअली। तो डेल्टा u mgh होता है या mgx होता है, हम इसे अर्थ की सरफेस के रिस्पेक्ट में ही मानते हैं और फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। तो एक्चुअली जो mgh आप जानते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। पर अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सरफेस पे जीरो मान ली जाए तो डेल्टा यू की वैल्यू फाइनल यू के बराबर हो जाएगी। ऐसा ही फिर से दोबारा कुछ पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिए, डैश करके लिख दीजिए कि एक्चुअली डेल्टा यू इज mgh, डेल्टा यू इज mgh, where h is the height above the surface of earth, मतलब above ground, above को हाईलाइट करिए, above पे ध्यान दीजिए, above पे अलग से 5 स्टार लगाइए। एक्चुअली डेल्टा यू का फॉर्मूला mgh होता है, where h is the height above the surface of earth। और फिर लिख दीजिए if initial potential energy at the surface of earth is assumed to be zero, initial potential energy at the surface of earth is assumed to be zero। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम जीरो मान लें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी at the surface of earth is assumed to be zero, then delta u becomes equal to u final। भाई डेल्टा u था u final minus u initial, अब u initial तो जीरो है तो डेल्टा u इक्वल टू u final। एक्चुअली तो mgh जो है वो डेल्टा u का फॉर्मूला होता था, पर अगर हम अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें और h इज द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हम ये भी कहने लगेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो जमीन से हाइट h पे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। ये फिर से लिख दीजिए कि thus if height of an object above the surface of earth is h, height of an object above the surface of earth is h, then its potential energy total potential energy at that height is equal to mgh, total potential energy at that height is equal to mgh। बस ये बात अलग से फिर से ध्यान से 5 स्टार लिखिए कि height always means
हाइट ऑलवेज मीन्स अबव द ग्राउंड। खाली हाइट का जब भी मतलब होता है ना, तो उसका मतलब यहीं से, इसी को हाइट कहते हैं, इसको हाइट नहीं कहते। ऊपर से जब आप नीचे आते हैं तो उस डिस्टेंस को हाइट नहीं कहते, जब नीचे से आप ऊपर जाते हैं तो उसी को केवल हाइट कहते हैं। ये सारी बातें न्यूमेरिकल में काम आने वाली हैं और केवल यही इंपॉर्टेंट है। थियोरी बिल्कुल ही अलग चीज है और न्यूमेरिकल बिल्कुल ही अलग चीज है, और आपको आने चाहिए न्यूमेरिकल्स। थियोरी तो कभी भी सीख जाएंगे, एक दो बार बाद में सुन भी लेंगे केवल तो भी थियोरी आ जाएगी, पर न्यूमेरिकल के लिए खूब सारी प्रैक्टिस चाहिए। तो फैसला ये है कि अगर ऑब्जेक्ट को 2 पॉइंट्स के बीच में मूव किया जाता है, लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट तक, तो हायर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होती है mgh। पर अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मान लें तो हायर पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है उसी को mgh माना जा सकता है। बस मैं आपको पढ़ा रहा था अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ पर है तो उसकी अर्थ से हाइट 0 है। ये आप दोबारा हेडिंग लिख देते हैं क्योंकि हम थोड़ा डिविएट हो चुके हैं, आप चाहें तो फिर से हेडिंग दे सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन ग्राउंड। वो ऑब्जेक्ट हमने हाइट h से रिलीज किया था, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ गया है, तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है? तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन ग्राउंड। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है 0, बिकॉज नाउ इट्स हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज 0। इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 0 क्योंकि इसकी हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज 0। इसकी हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज 0। पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की जमीन से हाइट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से अच्छे से सुन लें, समझ लें, और 2 4 5 रिवीजन के बाद आपको याद हो जाए तो पर्याप्त है। पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ ये देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट की जमीन से अभी हाइट क्या है, बस आप तो ये बता दो। तो फिलहाल खैर जमीन से हाइट 0 है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब हम निकालना चाहते हैं, आप हेडिंग दे सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ग्राउंड। ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट को हाइट कैपिटल H से रिलीज किया था, तो v ग्राउंड स्क्वायर इज इक्वल टू v टॉप स्क्वायर प्लस 2g कैपिटल H, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, तो v ग्राउंड स्क्वायर इज 2g कैपिटल H। इस हाइट से रिलीज किया था तो ग्राउंड पे वेलोसिटी है √2gh। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आएगा तो वेलोसिटी है √2gh। ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, हालांकि बड़ा कॉमन सा रिजल्ट लग रहा है आपको, पर ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। एक बार फिर वार्निंग लिख दीजिए इस फॉर्मूले में, हियर कैपिटल H इज द टोटल हाइट फॉलन। इस फॉर्मूले में जो हाइट आती है ना वेलोसिटी के फॉर्मूले में √2gh में, ये हाइट फॉलन है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट से हाइट है, ये ग्राउंड से हाइट नहीं है। जब आपने इसे ऊपर से छोड़ा और जब ये नीचे आया तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट ने P लूज की और K गेन की, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो नीचे आने पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। यहाँ जो h है वो है हाइट फॉलन, यहाँ जो h है वो है हाइट फॉलन। और लिख दीजिए दिस इज वैलिड, दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड ओनली इफ इनिशियल वेलोसिटी 0। इस फॉर्मूले को आप केवल तब लगा सकते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? K एट ग्राउंड हो जाएगी हाफ m v ग्राउंड स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ m, और ये √2gh का स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ m इंटू 2gh, और ये 2 और ये हाफ कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया वापस mgh। ग्राउंड पे भी जो ऑब्जेक्ट में टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh। यही बस। तो ये सब अब हमें डेरिवेशन दोबारा पढ़ना नहीं है। हाँ, ये सब भी सीखने की अच्छी सीखने लायक बातें थी, ये अच्छी ही सीखने लायक बातें थी और ये न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएंगी। उस लिहाज से अगर आप इस डेरिवेशन को रिवाइज करते हैं तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। ओके, फैसला हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। दैट्स ऑल फॉर नाउ।